हेलो स्टूडेंट्स, मैं आफ्ताब आलम आपके अपने यूट्यूब चैनल आलम क्लासेस 99 पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी में गॉस प्रमेय कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्ज़ाम में देखे जाते हैं और लगभग कई सारे बोर्ड में तो ये लगातार पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गॉस थ्योरम क्या है उसके बारे में जानते हैं, और उससे पहले यह जान लेते हैं कि गॉस प्रमेय से संबंधित प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बदल के पूछे जाते हैं। तो एक स्लाइड पर आपका आएगा, हाँ इसको देखिए, और इसमें लिखा हुआ है कि गॉस का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ठीक है, इस तरह से हो सकता है क्वेश्चन। यह क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है, जहाँ ε0 मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है। तो इस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जानेंगे कि गॉस प्रमेय क्या है, गॉस प्रमेय किसे कहते हैं। ठीक है, तो गॉस प्रमेय के लिए ये स्लाइड देखिए, इसमें लिखा हुआ है गॉस प्रमेय क्या है। मैं बता दूं आपको, गॉस प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है, जहाँ ε0 मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है। मतलब गॉस प्रमेय जो क्या है, गॉस प्रमेय एक विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया जाता है कि गॉस प्रमेय विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ से निकलने का क्या नियम है। गॉस प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उससे गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होता है, उसमें उपस्थित, उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। ये गॉस प्रमेय कहता है। गॉस प्रमेय का सिद्धांत हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे, और क्या लाना रहता है डेरिवेशन में वो हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने क्वेश्चन कैसे आता है वो देखा, और क्वेश्चंस का गॉस प्रमेय क्या होता है वो देखा। अब गॉस प्रमेय को हम लोग सीखेंगे। गॉस प्रमेय देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ इस बिंदु पर, बिंदु O मान लेते हैं इसको, +Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या निकलेंगे, विद्युत फ्लक्स निकलेंगे। मतलब इससे बाहर सारे विद्युत बल रेखाएं जो निकलती हैं, जो पृष्ठ से लंबवत या कुछ कोण पर भी निकलती हैं, तो उसको विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो विद्युत फ्लक्स निकलेंगे। अभी हम लोग पूरे संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स की तुलना नहीं करेंगे। अभी हम लोग एक छोटे से पार्ट पर विचार करेंगे, हम छोटे से पार्ट पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इससे कुछ दूरी पर, जैसे r दूरी पर, और इसको हम इस तरह से कुछ पढ़ने वाले हैं। इससे कुछ दूरी पर, और कितने दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु को हमने क्या माना, P बिंदु माना। कितने दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर। ठीक है, कुछ कोण बनता है यहाँ, तो इस कोण को हम लोग d लिखते हैं। क्या लिखते हैं, d, और इसी को घन कोण कहा जाता है। आपको घन कोण के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी इसकी। Q आवेश पर वो बिंदु पर से निकलने वाला r दूरी पर एक बिंदु P है, और हम लोग इसी पर विद्युत फ्लक्स की तुलना करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान से देखिएगा, ये जो पृष्ठ है, ये जो पूरा ये जो सर्कुलर दिख रहा है, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हम लोग ds मानेंगे। क्या मानेंगे, ds। ठीक है, ये ds मानेंगे। फिर उससे एक और बात है कि अगर ये +Q आवेश है, तो इससे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, सारे और निकलेंगी, विद्युत फ्लक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो विद्युत फ्लक्स निकलेंगी, और कैसे निकलेंगी, लंबवत निकलेंगी, ऐसे सीधा निकलेंगी। तो हम लोग इस टाइप से इसको मान लीजिए इस पृष्ठ से सीधा इस सरफेस से ऐसे लंबवत निकलेंगी, जिसको हम लोग E वेक्टर मानते हैं। राइट, अब ध्यान से देखिएगा, इससे इस पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है, ये जो सर्कुलर क्षेत्र है, उसका जो है, उसका डायरेक्शन किधर की ओर होगा, तो उसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा। क्षेत्रफल का डायरेक्शन, जिसको हम लोग ds वेक्टर कहेंगे। ठीक है ना, नॉर्मली होता है, इसे नॉर्मल भी बोल सकते हैं और ds वेक्टर के रूप में बोल सकते हैं। आप समझ रहे हैं क्या मैं बोलने चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ बोलना कि जो इससे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो सीधा लंबवत निकलेंगी। ठीक है, और इस पृष्ठ के, ये लाइन जो है ना, उसके पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी, और ये जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल का डायरेक्शन इधर ही होगा, इस तरफ होगा, जिसको हम लोग ds वेक्टर लिखे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बीच का कोण क्या हो सकता है, लिख देते हैं। ठीक है, राइट।
तो आपने ये गॉसियन पृष्ठ बनाया और इससे एक उसके अंदर एक आवेश रखा और r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो भी होगी वो लिखेंगे। थोड़ा सा इसमें लिखने के लिए स्टेटमेंट जो है उसको आप लोग लिख लीजिएगा कि माना एक गॉसियन पृष्ठ S है, एक बंद पृष्ठ भी बोल सकते हैं, माना एक बंद पृष्ठ S है जिसके अंदर O बिंदु पर एक +q आवेश रखा हुआ है, वह r दूरी पर बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सारे जो मैं बोला हूँ नोट करिएगा अपने कॉपी में, राइट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब क्या होगी, वो तीव्रता के बारे में हम लोग जानेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हिंदी में लिखने के बाद लिखेंगे E बराबर E वेक्टर इज इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/r²। जैसा कि आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण यह होता है 1/4πε0 Q/r²। फिर से देखेंगे कि माना एक ds अल्प क्षेत्रफल है तथा इससे निकलने वाली विद्युत फ्लक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फ्लक्स डी फाई। क्या डी फाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एस जो है संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है, राइट। अब इस छोटे से विद्युत फ्लक्स, छोटे से क्षेत्रफल से, थोड़ा सा क्षेत्रफल से क्या निकलेगा, थोड़ा सा विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो हम लोग इसलिए हम लोग इस जीएस जो है, ये जो पूरा एरिया है, जो डीएस हम लोग माने हैं, ये जो पूरा एरिया है जिसको हम लोग क्या माने हैं, डीएस माने हैं, इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या होगा, वो थोड़ा सा होगा। इसलिए हम लोग इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो क्या लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। जब भी फ्लक्स का ज्ञात करना होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं इसको, और उस क्षेत्रफल को गुणा कराते हैं। और कौन सा, तो डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, सदिश अदिश गुणनफल इसको बोलते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। आप चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट जब भी प्रोडक्ट होता है तो डॉट के बदले कॉस थीटा आता है, ठीक है ना। अब समीकरण एक से क्या हो जाएगा, समीकरण एक से ये एक जो है ना, ये समीकरण, इसमें ई का मान जो है 1/4πε0 Q/r² है, तो हम लोग यहाँ पास रखेंगे। तो हम अपने नोटबुक में, आप नीचे लिखिएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ। तो डी एस इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r², ठीक है। अब देखिएगा डी एस कॉस थीटा जो है उसको मतलब हमने क्या किया, ई का वैल्यू पुट कर दिया और बाकी डी एस कॉस थीटा वैसे ही रहेगा। तो डी एस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हमने किया अभी तक। फिर इसके बाद क्या करेंगे, डी फाई इज फाई मतलब क्या, फाई ई भी लिख सकते हैं, फाई ई भी लिख सकते हैं यहाँ पास, ठीक है। तो डी फाई इज इक्वल क्या लिखा, 1/4πε0 Q/r²। अच्छा, इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं, हम Q को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और Q को यहाँ लिख लिया तो क्या बचा ऊपर, डी एस कॉस थीटा और बटे में r², ठीक है। यही चीज़ जो है डी एस कॉस थीटा अपॉन r² जो है, यही हमारा घन कोण है। क्या है, घन कोण का मान है, जिसको डी ओमेगा कहा जाता है। और ये हमारा जो है डी एस कॉस थीटा r² है। आपने पहले सीखा होगा 11th क्लास में, एक समतल कोण होता है, एक घन कोण होता है, दो पूरक मात्रक होते हैं एसआई मात्रक के, दो एक्स्ट्रा मात्रक, तो यही घन कोण है। और इसका मान पता है कितना होता है, अगर केवल ओमेगा रहेगा तो 4π इसका मान होता है, ठीक है ना। 4π, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और 180 दूनी कितना हो जाएगा, 360, और ये 620 का वैल्यू हो जाएगा, 720 का, है ना, ठीक है। ये हमने सीखा। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख देंगे, डी कॉस थीटा अपॉन r² को डी ओमेगा लिखेंगे। तो लिखे डी फाई इज इक्वल Q/4πε0, और इसको क्या लिखेंगे, डी ओमेगा, ठीक है।
इतना लिखें। अब आप लोग नोट करिएगा इसको, मैं कुछ मिटाने वाला हूँ, इधर मैं रफ कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, डी ओमेगा तो हो गया, यहाँ तक हो गया, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करनी है। क्या करनी है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, मतलब हम लोग को फाई ज्ञात करनी है। विद्युत फ्लक्स क्या बोलता है, विद्युत गॉस का प्रमेय क्या बोलता है, जो गॉस का प्रमेय बोलता है कि पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश और 1/ε0 का पूरा गुणनफल होता है विद्युत फ्लक्स, है ना। तो इसलिए पृष्ठ के अंदर कुल आवेश के 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये गॉस प्रमेय पूरा ये प्रूफ करने के लिए हम लोगों को बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग प्रूफ करेंगे इस पूरे डेरिवेशन में, तो यही हम लोगों को प्रूफ करना है। तो देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, पूरा सब संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना, ठीक है। तो हम लोग संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, या कहीं भी अगर फिजिक्स में अभी आएगा तो अभी जब भी संपूर्ण या टोटल फाइंड करना होगा तो वहाँ पास हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करते हैं, चलिए, तो होल इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इज इक्वल क्या है, Q/4 और डी ओमेगा, ठीक है ना। ये सारे कॉमन हो जाते हैं और केवल डी वाला बचता है। अगर ओमेगा जैसा और कोई टर्म होता तो इस इंटीग्रेशन में आता, ठीक है। यहाँ होल लगाएं या ना लगाएं, काम चल जाएगा, है ना। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, पूरा होल विद्युत फ्लक्स क्या मिलेगा, फाई ई, टोटल क्या मिलेगा, फाई ई। डी कब इस्तेमाल करते हैं, जब छोटा सा पार्ट हम लोग को ज्ञात करना होता है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ यहाँ भी डी, जो डी ओमेगा है वो क्या बन जाएगा, ओमेगा बन जाएगा, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, फाई ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, Q/4πε0। ओमेगा को क्या लिखेंगे, तो ओमेगा को क्या लिखेंगे, 4π। देखिए ओमेगा को क्या लिखेंगे, 4π। तो ये 4π और ये 4π पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लोगों को क्या मिलेगा आंसर, तो हम लोगों को आंसर मिलेगा फाई इज इक्वल Q/ε0। ये जो है यही है गॉस थ्योरम, यही है गॉस प्रमेय, ठीक है। तो हमने गॉस प्रमेय सीखा और गॉस प्रमेय ऐसे प्रूफ करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो को पूरा अच्छे से एंजॉय से सीखा होगा आपने और अच्छे से कॉन्सेप्चुअली आपने पढ़ा होगा इसको। तो ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सीरीज बाय वीडियो मिलता है बिना कोई शुल्क के, ठीक है, थैंक यू।